हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेम क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में आर ओ सामान्य अध्ययन के प्रतिशत नंबर 3 को देखते हैं। 2 प्रतिशत इससे पहले हो चुके हैं और आज ये इसका तीसरा है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो सांची का स्तूप है एमपी में, उसके बारे में पूछा है कि वो प्रारंभिक अवस्था में यानी मूल रूप से किस निर्माण सामग्री से निर्मित था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था, जो उसमें मटेरियल लगा हुआ था वो क्या था। तो देखो, इसमें ऑप्शन ए है, क्या वो पत्थर से बना हुआ था। ऑप्शन बी है, क्या वो बलुआ पत्थर से बना हुआ था। या ऑप्शन सी है, क्या वो चिकनी मिट्टी और गीली मिट्टी से बना हुआ था। ऑप्शन डी है इसमें, क्या वह ईंटों से बना हुआ था। तो देखो, सांची का स्तूप जो है राष्ट्रीय चिन्ह भी है भारत का। तो इसके बारे में बता दूं, ये एमपी में पड़ता है, एमपी में है ये। और इसको बनाया था सम्राट अशोक ने बनाया था तीसरी शताब्दी में। और ये जो बना हुआ था मूल रूप से ईंटों से बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, मूल रूप से किससे बना हुआ था, तो ईंटों से बना हुआ था। इसके बारे में और आपको मेन चीज़ बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंटों से बना हुआ एक अर्धगोलाकार ढांचा था। और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। यानी इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंटों से निर्मित एक ढांचा था, और जिसके अंतर्गत यह भी कहा जाता है कि उसमें महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे वो रखे हुए थे। तो याद रखना, सांची का स्तूप प्रारंभिक रूप से ईंटों से बना हुआ था। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है जिस क्रम में प्रस्तावना में है। तो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आपको बता दूं कि पॉलिटी में जो प्रस्तावना है उसको आप अच्छे से रट लो, उससे संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व इसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, आपने पढ़ी होगी या ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना। देखो, आपको और मैं बता देता हूँ कि जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के लिए। तो समझ लो इसमें। अब देखो, आपने समझ लिया होगा, इतना ही काफ़ी है। तो देखो, बता दूं, इसमें जो है 3 प्रकार का तो न्याय है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय हो गया। सबसे पहले देखो 3, ठीक है, 3 प्रकार का न्याय हो गया इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसके बाद स्वतंत्रता है इसमें 5 प्रकार की। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो आपके सामने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। 3 के बाद 5। और फिर इसके बाद है इसमें समानता। जो समानता का उल्लेख किया गया है इसमें, समानता कितने प्रकार की है, हाँ, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो 5 के बाद 2 हो गया। और भ्रातृत्व, ये तो एक ही है, भ्रातृत्व एक प्रकार का। तो इसमें ऑप्शन देखो 3 5 2 1, 3 5 2 1, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो समझ लेना, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेना, 3 5 2 1, तो ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की या सभी की। देखो, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो, तो इसकी वजह से ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं, चक्रवात भी, तूफान भी, बवंडर भी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही है, 3 का ऑप्शन डी, ये सभी। टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा तो ये सभी घटनाएं होंगी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है।
देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी जैव विविधता से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बारे में। ये पूछा है कि स्वभाषण संरक्षण रणनीति किस में नहीं अपनाई जाती है। यानी आपने देखा होगा जब जैव विविधता संरक्षण के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं दो प्रकार की, जैसे स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के लिए, और दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स-सीटू। तो ये दो विधियां अपनाई जाती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन स्वस्थानीय की मतलब संरक्षण की विधियां नहीं है, क्या जैव मंडल आगार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन। तो देखो पहले तो ये बता दूं कि जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है उसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन, झीलें, समुदाय इस प्रकार के आते हैं। और जो बाह्य स्थानीय होता है उसमें आपने देखा होगा बीज बैंक बना देते हैं, जीन बैंक बना देते हैं, वनस्पति उद्यान भी और वृक्ष उद्यान भी बना देते हैं उसमें, और चिड़ियाघर वगैरह ये सभी आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी इसका, वानस्पतिक बाग। वानस्पतिक बागान जो है स्वस्थानीय में नहीं आता है, ये बाह्य स्थानीय में आता है यानी एक्स-सीटू में। और स्वस्थानीय को और भी नाम से जानते हैं, ऑन साइट संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ऑन साइट संरक्षण इन सीटू को समझ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया है वो क्या पैदा करती है, ये पूछा है इसमें। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइडस करती है। क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा होगा कि ओजोन जो गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, उसको बनने से पहले जो परावैंगनी किरणें आती हैं समताप मंडल में, तो उसमें वो ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करती हैं, तो उसका विखंडन कर देती हैं। इस वजह से इसी क्रिया को आगे क्रिया चलती है, तो उससे ओजोन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, ओजोन का। और यही हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है, यानी जो पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें आती हैं उनसे पृथ्वी पर आने से ओजोन परत जो है ये इनकी हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया में ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बार बार आता रहता है ये। तो याद रखना ये जो दी गई थी डीएनए की द्विकुंडली संरचना, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी ये संरचना। और कब दी गई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना। 1953 में दी गई थी। और इन्हें फिर वाटसन और क्रिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बाद में फिर आगे चल के वाटसन और क्रिक को द्विकुंडली संरचना के लिए डीएनए की इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था आगे चल के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। दृश्य प्रकाश की, अवरक्त किरण की, परावैंगनी किरणों की या एक्स किरणों की। किसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है इन सभी में सबसे अधिक होती है एक्स किरणों की। याद रखना सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है एक्स किरणों की होती है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय हैं, और ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। जैसे देखा होगा आपने ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, उसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो बीच में काफ़ी जगह पर निर्वात भी पड़ा होगा, लेकिन प्रकाश तब भी आ जाता है पृथ्वी तक। तो उससे समझ सकते हो कि प्रकाश भी एक तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और ये एक्स किरणें भी, तो इन्हें निर्वात में भी गति कर सकती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ध्वनि तरंग हैं, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है इसमें से।
देनवा, तावा, सिप्रा या ताप्ती? तो देखो ये भी पढ़ा होगा कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, ना कि बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। जब ये भ्रंश घाटी से बहती हैं तो वो भी आसान है, वो भी समझना कि ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, क्योंकि जब ये भ्रंश घाटी से बहेंगी तो वो उसके नीचे से चली जाती हैं, फिर उसके लिए ढाल की आवश्यकता नहीं होती है इन्हें। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से, दीमक की बॉम्बी से, ए और बी दोनों से। मीथेन निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? देखो मीथेन के बारे में बता दूं, मीथेन जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसें योगदान करती हैं उसमें से एक गैस है, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग में 20% के करीब हिस्सा है इसका। और जो आपने देखा होगा CNG है, उसमें भी मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और ये धान के खेतों में, दीमक की बाम्बी में और गोबर गैस में भी ये पाई जाती है। तो इसका काफ़ी, और कोयला जो खनन होता है उसमें भी पाई जाती है ये। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये। और जो देखो धान के खेत में तो मीथेन मिलती ही है, ये तो आपने पढ़ाई होगा, लेकिन ये जो दीमक की बॉम्बी में पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि दीमक जो होते हैं सेलुलोज का पाचन करते हैं, और इसी में वो इसी सेलुलोज का पाचन करते हैं, तो उसी से मीथेन का निर्माण होता है। ठीक है, दीमक की बाम्बी से और धान के खेतों से, दोनों से इसका मीथेन उत्सर्जित होती है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। अपने सदस्यों के ये पूछा है इसमें कि ये पूछा है इसमें कि जो संसद संशोधन करती है भारत की आधिकारिक भाषा में किस तरह से कर सकती है? तो देखो आपके सामने ऑप्शन है अब, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, या 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो इसके बारे में बता दूं कि जो संसद है, संसद भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संशोधन अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। और ये जो संविधान संशोधन करने का प्रावधान है वो 368 में दिया हुआ है, और जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है वो 368 के तहत नहीं गिना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। सॉरी 368 से जो संशोधन कर सकती है वो 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा हो सकता है, और तीसरा जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी गिना जाएगा, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संशोधन होता है ना वो नहीं गिना जाता है संविधान संशोधन में। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो याद कर लेना। जो भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है संसद, वो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। यानी साधारण बहुमत जो है 50% से एक अधिक के द्वारा, यानी एक साइड में समर्थन हो जाए 50% से एक का, तो वो संशोधन माना जाएगा साधारण। अब देखो, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? जो संसदात्मक सरकार थी वो सबसे पहले किस देश में आरंभ की गई थी? क्या ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और भारत ने भी संसद का जो मॉडल अपनाया है वो ब्रिटेन से ही अपनाया है। और जबकि उसमें जो है अमेरिका में संसदात्मक वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और भारत में संसदात्मक। आगे देखो, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है
भाग 2 में है, ये भी पढ़ा होगा आपने। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक ये प्रावधान किए गए हैं नागरिकता से संबंधित। आर्टिकल 2 से 11 तक भाग 2 में। ऑप्शन बी सही है 12 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो नक्शा में देखा होगा आपने, सबसे लंबी जो तटरेखा है भारतीय राज्यों में वो गुजरात की है। किसकी? गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है भारत में। और इसकी जो लंबाई है, चलो ये भी बता देता हूँ 2-3 राज्यों के बारे में कि सबसे लंबी तो हो गई गुजरात की। गुजरात की जो लंबाई है इसमें 1200, सॉरी लिख देता हूँ, 1214 पॉइंट कुछ है 7 के करीब है, इतनी किलोमीटर लंबाई है तटरेखा की गुजरात की। और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, उसकी लंबाई है 973। कितनी? 973 किलोमीटर। और तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, उसकी लंबाई है कितनी? 652, 650 के करीब है। और चौथे पर आपका केरल आ जाता है, तो उसकी लंबाई है 569, 70 किलोमीटर के करीब है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। देखो ये तो मैंने तट वाले जो राज्य थे वो बता दिए, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लंबाई किसकी है द्वीपों सहित। अगर द्वीपों सहित भी पूछ ले तो वो अंडमान निकोबार की हो जाएगी सबसे लंबी रेखा, तटरेखा, क्योंकि वो तो पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और उसकी लंबाई जो है उसकी है तकरीबन 2000 के आसपास है, 1950 किलोमीटर के करीब है उसकी अंडमान निकोबार की तटरेखा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? यानी किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ये पूछा है इसमें। किस किस में? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्थशास्त्र, बी में दिया हुआ है अंगुत्तर निकाय, 3 में दिया हुआ है दीर्घ निकाय, चौथा है इसमें भगवती सूत्र। तो बताओ किस किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ये ग्रंथ हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका सही जवाब है, और जवाब क्या आपको बता दूं इसमें, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 4। 2 और 4 बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब इसमें रियासतें एक साइड में, एक साइड में शासक, आपको सुमेलित देखना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये छांटना है। देखो क्या देवगिरी पर शासक शंकरदेव ने शासन किया था? और दूसरा है इसमें बी है वारंगल में क्या राजा रामचंद्र देव थे, होयसल में वीर बल्लाल थे, या मदुरई में वीर पांड्या थे? अब देखो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें देखो ये इसका ऑप्शन बी गलत है, वारंगल। वारंगल में रामचंद्र देव नहीं थे, बाकी देवगिरी में शंकरदेव थे। देवगिरी में शंकरदेव थे। चलो बता दूं, ये देवगिरी जो पड़ता है, देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? ये देवगिरी महाराष्ट्र के दौलताबाद में पड़ता है। कहाँ? दौलताबाद में, महाराष्ट्र के में, दौलताबाद में। और यहाँ पर ये रामचंद्र ने शासन किया था 1271 से 1311 के करीब तक किया था, ठीक है। और शंकरदेव ने भी किया था यहीं पर। और देखो ये वारंगल है, वारंगल जो है यहाँ पर रुद्रमा देवी थी, उन्होंने भी शासन किया था 30-35 वर्ष तक, रुद्रमा देवी। और प्रताप रुद्रदेव, ये कह सकते हो प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और होयसल, ये वारंगल जो है, वारंगल कहाँ है? ये तेलंगाना में पड़ता है वारंगल, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था, अलाउद्दीन खिलजी और उसने मलिक काफूर ने। और देखो ये होयसल, होयसल इस पर वीर बल्लाल ने शासन किया था। और ये भी पड़ता है दक्षिणी राजवंश है ये भी। और ये वेलूर में पड़ता है, कहाँ पर? सॉरी इसकी राजधानी थी वेलूर, तो वेलूर तो इसकी राजधानी थी। दक्षिण भारत में ही पड़ता है ये, शायद कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में ही पड़ता है। और मदुरई, इस पर वीर पांड्या ने शासन किया था।
वीर पांड्या ने इस पर शासन किया था। अब देखो आगे देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबबाब या जमादानी? देखो इसका सही जवाब है, जो राजस्व के दावों के लिए नाम से जाना जाता था वो था चौथ, मराठाओं के द्वारा। और ये चौथ और ये सरदेशमुखी जो है इसकी शुरुआत की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और चौथ जो थी कुल उपज का 1/4 यानी 1/4 भाग होती थी। जितनी कुल उपज होती थी तो उसका 1/4 भाग कर के रूप में देना होता था मराठा शासक को, यानी कह सकते हो चौथ के रूप में। और ये जो सरदेशमुखी होती थी ये कुल आय का 1/10 भाग होती थी। कितना? 1/10 भाग। जैसे मान लो कि 100 रुपये का उत्पादन हुआ तो उसमें से 10 रुपये उसको देने होंगे। ऐसे ही ये 1/4 होती थी। अगर 100 का उत्पादन हुआ तो 25 रुपये आपको देने होंगे चौथ के रूप में। इस तरह से होती थी ये। और इसकी स्टार्टिंग की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये छांटना है। क्या रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित हैं, बहादुर शाह जफर गुजरात से, बाज बहादुर मालवा या चांद बीबी अवध से? तो ये देखो सुमेलित नहीं है, वो छांटना है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो ऑप्शन ए में इसमें दिया हुआ है रजिया सुल्तान, ये तो सही है बिल्कुल। दिल्ली पर शासन किया था इन्होंने गुलाम वंश में। और बहादुर शाह ये इन्होंने गुजरात में शासन किया था, ये भी सही है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित हैं, लेकिन ये चांद बीबी जो हैं ये अवध से नहीं है। और इन्होंने शासन किया था अहमदनगर की शासिका थी। ये कहाँ पर किया था? अहमदनगर में। ये गलत है इसका, तो यही जवाब हो जाएगा, गलती पूछा है 17 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किस पर अवस्थित था? ये पूछा है इसमें। भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का मंदिर सेवराय की पहाड़ियों में, बिलीगिरी रंग की पहाड़ियों में, जावादी पहाड़ियों में या मल्ला की पहाड़ियों में? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, मल्ला। यानी फिर और समझ लो कि वेंकटेश्वर तिरुपति जो मंदिर है वो शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? ये भी कहा जा सकता है शेषाचलम पहाड़ी पर। शेषाचलम पहाड़ी पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कोणार्क, मोढेरा, मार्तंड, दक्षिणार्क? इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। देखो आपने ये तो काफ़ी पढ़ा होगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा यानी पुरी में स्थित है। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन ये पूछा है इसमें गुजरात में कौन सा स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि मोढेरा स्टेडियम पढ़ा होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वो मोढेरा गुजरात में। तो उसी हिसाब से समझ लो कि मोढेरा जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में है मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा में स्थित है, यानी सूर्य मंदिर जो है मोढेरा में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? 1226 में सोलंकी वंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था, कब बनाया था उन्होंने? 1026 में बनाया था, 1026 में। और सोलंकी वंश के शासक थे वो भीमदेव, इनके द्वारा बनाया गया था ये 1026 में। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और कोणार्क का जो मंदिर है उसको बनाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची एवं काली मिर्च का। क्वेश्चन नंबर 20। और मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वो सबसे अधिक मसाले उसी राज्य में होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है इलायची और काली मिर्च के उत्पादन के लिए सबसे फेमस है।
और पश्चिमी राज्य है पश्चिमी तट पर, उसके तट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा भी होती है। अच्छे से समझ लेना। और भारत का मसाला राज्य भी कहा जाता है इसी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर? वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार के विकास पर वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। किस पर? परिवहन एवं संचार के विकास पर, क्योंकि परिवहन साधनों एवं इंटरनेट व्यवस्था से जो आज सूचना एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता है शीघ्रता से हो जाता है, इसीलिए ये परिवहन और संचार के साधनों पर आधारित है, क्योंकि साधनों एवं इंटरनेट व्यवस्था से सूचना एवं वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इस वजह से वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार पर आधारित है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? 22 में तो हरियाणा का इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। ये इम्पोर्टेंट है। देखो हरियाणा जो है स्पोर्ट्स में और उद्योग धंधों में कितना आगे है, सब चीज़ में सब तरह से आगे है, लेकिन देखा जाए तो कितनी सोचने वाली बात है कि लिंगानुपात कितना कम है वहाँ पर। यानी लिंगानुपात समझ सकते हो, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये समझ लो। और शिशु लिंगानुपात में देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात जो नापा जाता है वो 0 से, यानी कह सकते हो 6 वर्ष से पहले तक के जो बच्चे होते हैं उसको गिना जाता है इसमें, कि उसमें कितने बच्चे, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, या ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो वो काफ़ी कम है हरियाणा में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 835, यानी 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 835 तो लड़कियां होती हैं और 1000 लड़के होते हैं। और उसी तरह से शहरों में देखा जाए तो 832 तो शहरों में है और 835 है गाँव में, तो काफ़ी कम है। देखो तकरीबन 250 के करीब अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब विश्व जनसंख्या दिवस इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है ये बता दो। 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? बता दूं आपको, 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1989 में, कब? 1989 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 5 अरब। कितनी? 5 अरब जनसंख्या हो गई थी 1989 में 11 जुलाई को। इसी वजह से ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? यानी समझ लो कि सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये किसकी, किस फसल की किस्में हैं? यानी किस फल की किस्में हैं? फसल सॉरी, किस फल की किस्में हैं? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। शरीफा, संतरा, अमरूद या अंगूर? क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जो तीनों किस्में हैं ये अंगूर की किस्में हैं, याद रख लेना इन्हें अच्छे से। अंगूर की किस्में हैं सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है अधिकतर वहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन होता है। अंगूर का भी उत्पादन वहीं पर यूरोप में अधिक होता है, तो याद रख लेना ये सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये अंगूर की किस्में हैं। देखो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21 आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था कोप 21? मास्को, पेरिस, बर्लिन या टोक्यो? क्वेश्चन नंबर 25 का। तो बता दूं ये जो हुआ था कोप 21 पेरिस में हुआ था। कोप 21 पेरिस में 2015 में पेरिस में हुआ था।
और इसी के तहत दिए गए थे जो 17 लक्ष्य जो दिए गए थे, SDG 17 कहा जाता है उन्हें, और जिनका लक्ष्य था 2030 तक उनकी प्राप्ति करना। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, ताप्ती नदी कहाँ जाकर के मिलती है? तो पहले भी बता दिया है, पहले एक दो क्वेश्चन में ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में, और ज़्यादा डीपली जाओ तो इस बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जो गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर है, वहाँ पर ये जाकर के गिरती है ताप्ती नदी जो है, और एस्चुरी का निर्माण करती है। अब देखो भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर या सेवा कर से? प्रत्यक्ष कर, क्वेश्चन नंबर 27, तो ये आयकर से संबंधित है। ये जो आयकर, निगम कर, याद रखना कि जो प्रत्यक्ष कर कोड है ये आयकर से संबंधित है। किससे? आयकर से। ऑप्शन बी। हरित प्रभाव, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापन में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि या नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। 28, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैश्विक तापन में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापन में वृद्धि है, याद रखना, वैश्विक तापन में। और इसमें जो सबसे अधिक योगदान है, सबसे अधिक जलवाष्प का है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का। ये 3 क्रम है, ये याद रख लेना। सबसे अधिक जलवाष्प का वैश्विक तापन में यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान जलवाष्प का है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मीथेन का। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ABC देखो ABCD जब बोलते हैं तो स्टार्टिंग में ए से ही तो स्टार्ट होती है, और अभी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले वो कृषि से ही तो जुड़ा होगा। एक तरह से समझ सकते हो, किसी भी संरचना की या किसी भी निर्माण की सबसे प्रथम इकाई है कृषि, यानी सब कुछ उत्पादन की सबसे पहले कृषि को ही समझ लो। तो ये कृषि से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है इसका। ABC कृषि से संबंधित है, ABC इंडेक्स। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? यानी जो पेड़ों के हिलने से या हवा से जो सरसराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको डेसिबल में पूछा है कि कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30, तो पेड़ों की सरसराहट में 20 डेसिबल की उत्पन्न होती है ध्वनि, इम्पोर्टेंट है। और सामान्य बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें कितनी होती है? उसमें 60 डेसिबल की होती है, 60 डेसिबल की। और 140 की ध्वनि, 140 या 30 या 135 ये जो ध्वनि होती है ये मनुष्य के कान के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, याद रखना। उसमें पर्दे फट भी जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं। तो ये पेड़ों की सरसराहट में 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और मनुष्य जो है, चलो छोड़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? यानी किस वजह से, कौन सी दर्द निवारक ऐसी दवा है जिसकी वजह से गिद्धों की विलुप्ति का कारण बनी है वो? आइब्रोफोफेन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डाइक्लोफिनेक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका, डाइक्लोफिनेक। ये जो दर्द निवारक दवा है इसकी वजह से गिद्धों की विलुप्ति का कारण काफ़ी ज़्यादा इसको बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 31 का, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो चिश्ती से तो यही आ गया ऑप्शन ए,
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख चिश्ती सिलसिले से नहीं है, ये पूछा है इसमें, सॉरी। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तो हैं इसमें, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी ये भी हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया भी हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है इसका, ये शेख अब्दुल जिलानी, ये नहीं है इसमें। शेख अब्दुल जिलानी, शेख अब्दुल जिलानी ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। और ये किससे फिर कादरी सिलसिला और था उससे संबंधित थे, ये कादरी से, किससे, कादरी से। ठीक है, याद रखना अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसने की थी 1850 में। चोल साम्राज्य की विजयपाल ने की थी चोल साम्राज्य की स्थापना 1850 में, 9वीं शताब्दी में। और इसने शासन कब तक किया था पता है आपको? 1850 से 1875 तक किया था। सॉरी, 1800 बोल रहा हूँ मैं, 850 से लेकर के 875 तक, यानी 25 वर्ष शासन किया था इसने, 25 वर्ष तक। आगे देखो, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में पड़ती है, ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन सी सही है इसका सही। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग सबसे अधिकतम है इसमें चारों में? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग। 36 का पूछा है, 36 का आंसर बताओ, किसका वेग सबसे अधिक है? तो याद रखना इसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये पराध्वनिक तरंग जो है, पराध्वनिक के बारे में पूछा जा सकता है, इसका वेग भी होता है 440 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 440 मीटर प्रति सेकंड होता है, 440 मीटर प्रति सेकंड। और इलेक्ट्रॉन का भी याद कर लो, ये भी बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन का होता है आपका कितना? 2000, हाँ, इसका होता है तकरीबन 2200 किलोमीटर पर सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये जो प्रकाश का होता है, इसको देखो मीटर में भी लिखें तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है जीवन के अस्तित्व के लिए सही माना जा सकता है, या फिर आगे जीवन का विकास यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं। आगे देखो, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत की जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक 26 जनवरी 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। जो संविधान सभा की बैठक, अंतिम बैठक जो हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इसके बारे में और भी जान लो कि जब 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी पहली बैठक। और संविधान को बनाने में कुल टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और इसके लिए इसका जो संविधान का निर्माण हुआ था, इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। सॉरी, 111, सॉरी जल्दी में मैं गलती कर जाता हूँ। ओनली 11 नहीं, 111 अधिवेशन हुए थे।
और जो 111वां अधिवेशन हुआ था इसका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, जैसे कहा गया ना उसमें एंड में, हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी बैठक हुई थी। और संविधान पूर्ण रूप से लागू जो हुआ था ये 26, ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, दो क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक, और पूर्ण रूप से लागू संविधान 26 जनवरी 1950 को, और जो अंगीकृत हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को। आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल मिला था? नोबेल पुरस्कार जो आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए उनको किस लिए मिला था? तो याद रखना, इन्हें जो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए मिला था आइंस्टीन को। और ये भी पूछ लेते हैं कि कब मिला था, तो 1921 में मिला था। कब? 1921 में, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत और सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, ये कन्फ्यूजन रहता है, ये अधिकतर लगा देते हैं कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, इसके लिए नहीं मिला था इनका, इन्हें सिद्धांत ये मिला था प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखो, संविधान में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि जो विधानसभा है उसको भंग तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है, आर्टिकल है 169। कौन सा? 169। उसमें राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन अर्थात समाप्त करने की व्यवस्था है। ठीक है, विधान परिषद के, मैं विधानसभा बोल गया हूँ तो सॉरी, चेंज कर लेना, विधान परिषद, इसको भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा, लोकसभा, इन्हें तो भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और संसद इनका, अगर किसी राज्य में ये पहले से नहीं है तो उसका गठन कर सकती है, अगर हैं तो उनका विघटन भी कर सकती है। ये सब कुछ अधिकार संसद को दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा है इसमें चारों में से जो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो देखो आपके सामने सिंपल है, ये सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, तो ये प्रदूषण नहीं करता है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया? जो स्वतंत्र मंत्रालय महिला एवं बाल विकास के लिए स्थापित किया, वो स्थापित किया गया था 2006 में। कब? 2006 में किया गया। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इंपोर्टेंट है, पुराणों में 18 जो पुराण हैं उसमें श्री पर्वतीय किस वंश के शासकों को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 43। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उन्हें श्री पर्वतीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, नहीं सॉरी, पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलग समिति ने गरीबी का जो निर्धारण किया था, गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया था पोषक तत्वों के आधार पर किया था और उसकी आवश्यकता के आधार पर। ये बाकी सभी समितियां जो हैं आपके सामने ये गरीबी से संबंधित हैं, इसके बारे में बताता हूँ।
देखो जो गरीबी रेखा है उसकी मतलब गरीबी रेखा के निर्धारण की शुरुआत तो की थी योजना आयोग ने, कब से की थी? 1962 से। ठीक है, 1962 से। लेकिन ये जो अलग समिति थी ये बनी थी 1979 में। 1979 में इसने पोषक तत्वों के आधार पर किया था इसका निर्धारण। और ये लकड़वाला समिति जो थी, ये लकड़वाला बनी थी 1983 में। ये इम्पोर्टेंट, ओ सॉरी 1993 में। कब की थी? 1993 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपके सामने तेंदुलकर समिति है, ये भी पूछी जाती है। ये बनी थी 2009 में। ठीक है, तेंदुलकर जो समिति थी ये बनी थी 2009 में। और इसने जो निर्धारण किया था गाँव के लिए तो किया था 447 रुपये, और शहरों के लिए किया था 579 रुपये। ये गरीबी रेखा निर्धारित की थी गाँव के लिए 447 और शहरों के लिए 579। और ये जो आपके सामने फिर रंगराजन जो समिति बनी थी, ये रंगराजन समिति बनी थी तकरीबन 2012 के करीब बनी थी ये। और इसका जो निर्धारण है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है काफ़ी। गांव के लिए तो था इसने 972 रुपये, और शहरों के लिए किया था इसने 1407 रुपये। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ लेना। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रोनोमी क्वेश्चन नंबर 45। ये जो एग्रोनोमी अधिकारी होता था मौर्य काल में, ये संबंधित होता था मार्ग निर्माण से। किससे? मार्ग निर्माण से। आगे देखो, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता। ये शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों शामिल किए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 47 देखो, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद यानी कहलाता है, किस नाम से किया था ये पूछा है इसमें। तो याद रखना, जो ये इसका महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी में, ये रज्मनामा नाम से किया गया था। और ये जिसने किया था उसका नाम है बदायूनी, और एक और हैं उनका नाम है नकवी खां और अब्दुली कादरी। बदायूनी, नकवी खां और अब्दुली कादरी, इन्होंने रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। बदायूनी और नकवी खां और अब्दुली कादिर। ठीक है, समझ लेना, इससे अच्छे से पूछा जा सकता है। 48 है क्वेश्चन, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति एवं विकास, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका आंसर है राजनीति एवं विकास पर कोई चर्चा नहीं की गई उसमें। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कथन दिया हुआ है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। और कारण है इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो देखो कौन सा सही है, या दोनों सही हैं, या कोई सही नहीं है, या फिर दोनों सही हैं और कारण भी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 49, तो देखो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के कारण माने जाते हैं, बिल्कुल सही है।
19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये भी सही है और इसका ये कारण भी सही है और ये व्याख्या भी करता है, उसी के बारे में तो कहा गया है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार बने। बिल्कुल, व्याख्या बिल्कुल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब ये सूची फर्स्ट और सेकंड, इसमें मिलान करना है आपको। एक साइड में हड़प्पा से संबंधित स्थलें और एक साइड में राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, संघराज्य क्षेत्र। तो देखो, बालू कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, पाडरी कहाँ पर है और हुलास कहाँ पर है। ये देखो, बालू जो पड़ता है ये हरियाणा में, कहाँ पर, हरियाणा में। और मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और पाडरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पाडरी कहाँ पर है, गुजरात में। और हुलास यूपी में। ए का 3, बी का 2, सी का 4, 3 2 4 1। देख लो ऑप्शन 3 2 4 1, तो ऑप्शन डी सही है इसका, बिल्कुल 3 2 4 1। अब ये कथन इसमें देखना है कौन सा असत्य है। 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है ये तो। भी देखो, यह अधिनियम मोल्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोल्ले मिंटो के नाम से तो 1909 का जाना जाता है। कब का, 1909 का। और ये 1919 का जाना जाता है चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। किससे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से। आगे देखो, सी है इसमें, मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय, बिल्कुल सही। और इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे लिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसवांग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में तो याद रखना, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसवाग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया, बिल्कुल सही है। और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है। तो इस वजह से ये दोनों सही हो जाते हैं और इसका ऑप्शन सी सही है। अब ये देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है दर्रा, ये देखना है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, क्या जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर में है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका यही ऑप्शन सही हो गया और इसमें गलती पूछा है जो गलत नहीं है। और जलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, बामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा और नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये सभी उत्तराखंड में है। आगे देखो, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। पहला स्टेटमेंट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। आर है इसमें, कारण है इसमें, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो इसमें अब पूछा है आपको 54 में पूछा है, पहले क्या पूछा था, तो इसमें देखो कारण और ये कथन दिया हुआ है। तो इसमें बताओ, देखो आपके सामने हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, ये तो बिल्कुल ठीक है इसका। और कारण देखो, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। लेकिन इसका कारण सही नहीं है, यानी इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। जो कारण है आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब आपको ये सुमेलित करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब बना था, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम,
कब पारित किया गया? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो सुमेलन। देखो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये बना था 1878 में। कब? 1878 में। और शाही पद अधिनियम ये 1876 में। देखो पहले तो बना शाही पद, ठीक है। जब शाही पद मिल जाएगा तभी तो शस्त्र यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो पहले शाही पद अधिनियम बना, उसके बाद शस्त्र अधिनियम बना। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये कब बना था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना 1861 में। 1861 में, ठीक है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये बना फिर 1869 में। 1869 में, ठीक है। यही मिलान है इसका। तो देखो ए का 2, बी का 1 और सी का 4। 2 1 4 देख लो, तो ऑप्शन डी सही है इसका। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का जो था विलय किसने किया था? तो याद रखना ये विलय जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम का विलय जो भारत में किया था डलहौजी ने किया था। और इसने हड़प की नीति भी चलाई थी। क्या फेमस है इसकी? क्या कौन सी नीति? हड़प की नीति। और उसे व्यपगत के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, व्यपगत के सिद्धांत के नाम से। और ये जो नीति चलाई थी ना इसने, इसके अनुसार जो राजा थे उसकी निजी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी जीवित नहीं होता था ना, यानी कह सकते हो इसकी नीति के तहत कोई भी अगर कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो कोई गोद लेने की व्यवस्था नहीं थी। गोद नहीं ले सकते थे। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी वो संपत्ति, उसका राजकाज, वो सब कुछ कंपनी का अधिकार हो जाता था उस पर, ठीक है। और इसी के तहत जो इसने डलहौजी ने रियासतों को जो हड़पा था, डलहौजी ने इस हड़प की नीति के तहत, तो उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा था। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, आपको लिख देता हूं मैं उसको, कि हड़प की नीति के तहत हड़पे गए रियासतों को क्रम से करिए। तो इसके लिए बनाई थी मैंने SSJBU JNA और K। तो देखो सबसे पहले तो इसने सतारा को हड़पा, फिर संबलपुर को हड़पा, फिर जे से जैतपुर को, बी से बघाट को हड़पा था इसने, यू से उदयपुर को, और जे से झांसी को, एन से नागपुर को, और ए से अवध को, और एंड में इसने करौली को हड़पा था। लेकिन जन विद्रोह के कारण उसे छोड़ दिया गया था। तो कह सकते हो अवध को सबसे आखिर में हड़पा था इसने। वाजिद अली साहब पर कुशासन के आरोप लगा करके उसे बंगाल निर्वासित कर दिया था। तो उसी वजह से कह सकते हो कि सबसे पहले तो सतारा को और अवध को एंड में, या फिर करौली को भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे आखिरी अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कोई बता सकता है? अवध का नवाब सबसे आखिरी कौन था? जो बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी 365वीं वो बेगम हजरत महल, और उन्होंने ही अपने पुत्र को ब्रजेश कादिर को वहाँ का नवाब बना दिया था, ठीक है। तो कह सकते हो ब्रजेश कादिर आखिरी नवाब था अवध का। देखो 57 है, निम्नलिखित नेताओं में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया कौन है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। देखो महात्मा गांधी ने पहले में नहीं लिया था, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें इसके कुछ शर्तें मान ली गई थी इरविन के द्वारा, और इन्होंने उसमें सेकंड गोलमेज में शामिल होने का
फैसला कर लिया था या फिर शर्त लगा दी थी कि हम शामिल हो जाएंगे, आप हमारी शर्तों को मान लो। तो महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे सेकंड में, सरोजिनी नायडू भी हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय भी हुए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। और भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र नहीं, वो ज्ञान सिंह हैं, कुछ ऐसे ही महाराजा हैं राजस्थान के, वो भी शामिल हुए थे उसमें। ठीक है, तीनों में शामिल हुए थे। आगे देखो, अब ये आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। जजमानी, बाराबलूट, मिरासी या अड़ाडे। तो जजमानी का मिलान है आपका उत्तर भारत से। जजमानी कहाँ से संबंधित है? उत्तर भारत से। और बालाबलूट ये महाराष्ट्र से है, और मिरासी ये कर्नाटक से है, और अड़ाड़े ये तमिलनाडु से। ए का 1 बी का 3, यही देख लो पहले। ए का 1 बी का 3 2 में है अभी, और सी का 2। तो ऑप्शन बी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना बिल्कुल कारण है, जंगलों में आग लगना बिल्कुल है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार बिल्कुल है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये वन्य प्राणियों की विलुप्ति का कारण बिल्कुल नहीं है। तो यही पूछा है इसमें, ऑप्शन डी सही है इसका। कौन सा? ऑप्शन डी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम कौन सी है? सबसे पुरानी तो इसमें से देख लो, ये अरावली है, इतना बता देता हूँ आपको। और न्यूनतम पूछी है इसमें, तो याद रखना जो सबसे पुरानी है वो सबसे नई है वो हिमाद्री, यानी हिमाद्री ग्रेट हिमालय को भी कहा जाता है, जो हर समय बर्फ़ से ढका रहता है। हिमाद्री यानी बर्फ़। तो हिमाद्री जो हिमालय पर्वत है वो नवीन पर्वत है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखना। तो ऑप्शन ए सही है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ में? कहाँ पर है कश्मीर घाटी? ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी किस किस के बीच मध्य स्थित है कश्मीर घाटी? इस 61 का। तो बता दूं, ये जो कश्मीर घाटी है हिमाद्री और पीरपंजाल या पीरपंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमाद्री जैसे आपने देखा होगा, क्रम से देख लो, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका, पीरपंजाल और हिमाद्री के मध्य स्थित है ये कश्मीर घाटी। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं इतना ही करता हूँ, फिर अगली क्लास कल लेकर के आऊँगा। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट डेली लाता रहूँगा आपके लिए, जब तक एग्ज़ाम होगा। समझ लो 30-35 प्रैक्टिस सेट तो नॉर्मली करा दूँगा मैं आपके। ठीक है, और इसी मेरे साथ इन प्रैक्टिस सेटों को आप कर लोगे तो 50% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। और देखो, आपको अगर अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आपके कुछ यूजफुल लगे, महसूस हो, आपको कुछ सीखने को मिले, तो लाइक शेयर भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं अब आपसे, तब तक पढ़ते रहें। बाय।